लास्ट वीडियोस में मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कवर किए थे। हम लोग चैप्टर 1 वाइंड अप कर चुके हैं। एक वीडियो में मैं पहले भी एमसीक्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ, तो ये हमारे लास्ट एमसीक्यूज़ है चैप्टर 1 के। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा कंटेंट चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी। दैट्स इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन द 12 मंथ्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें पे करना होता है। तो अब कौन कौन सी इसमें से नहीं है, पहले तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या करंट लाइबिलिटी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, जिनसे हम माल खरीद के लेकर आते हैं उधार पे। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमें 12 महीने के अंदर अंदर पैसा देना होता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पैसा रिटर्न करना होता है, इसीलिए क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी होती है। बैंक हमें क्रेडिट फैसिलिटी देता है हमारे अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इट इज गिवन ऑन अकाउंट। तो आपका जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर बैंक क्रेडिट फैसिलिटी देगा। तो इसीलिए ये एक तरीके से हमें उस 12 मंथ्स के टाइम में ही रीपे करना होता है। तो इसीलिए ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी हुई। ठीक है, थर्ड टर्म आता है टर्म लोन। अब टर्म लोन दिया हुआ है तो कौन से टर्म लोन्स? टर्म लोन्स 12 मंथ से ऊपर के भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन तो मेंशन नहीं है, टर्म लोन मेंशन है, तो इट इज़ मोर देन 12 मंथ्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारा टर्म लोन क्या हुआ आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें बैंक को रीपे करने होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर टर्म लोन होगा। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन ऑल आर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये मैं बताना चाहती हूँ एमसीक्यूज डिस्कस करने का देखिए मेन मोटिव ये भी होता है कि जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों का वो और क्लियर हो जाता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? वो असेट्स जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है इसे। तो चलिए कौन से होते हैं देखते हैं। डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स वो होते हैं जो हम लोगों से उधार पे गुड्स लेकर जाते हैं, क्रेडिट पे गुड्स लेकर जाते हैं, जो हमें पेमेंट नहीं करते हैं, उनसे हमें पेमेंट लेनी होती है। ठीक है, तो वो भी हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स हुए। कैश तो ऑलरेडी कैश में है, तो ये भी एक तरीके से करंट एसेट हुआ। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो वो 12 मंथ से कम भी होता है। तो क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कुछ डेज के लिए भी होती हैं, इसीलिए वो तो हमारी करंट एसेट हो गई। अब बाकी बचा कंप्यूटर हमारा करंट एसेट क्यों नहीं है बताइए। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंप्यूटर एक तरीके से हम मान लीजिए हम लोग उसे डील नहीं कर रहे हैं गुड्स में, तो वो एक तरीके से हमारा असेट हुआ ना। तो कंप्यूटर इज़ एन असेट, वो हम बेचने के लिए नहीं लेकर आए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे मतलब कि बेच देंगे और वो हमें कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर इज़ नॉट अ करेंट एसेट। ठीक है, कंप्यूटर करेंट एसेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परचेजेस यूजुअली रेफर टू। परचेजेस का मतलब क्या हुआ? ये टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परचेजेस क्या होते हैं कि बिजनेस जो है जिन गुड्स में डील करता है डेली बेसिस पे, डील ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो अब डेली बेसिस में इसमें क्या होगा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी यूजुअली लोग किस लिए परचेज करते हैं बिजनेस में?
प्रोडक्शन करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्लांट एंड मशीनरी ली लेकिन आप उसे बेचेंगे नहीं इतनी जल्दी से, तो वो परचेजेस जो रीसेल पर्पस के लिए हम लोग करते हैं उससे परचेजेस बोलते हैं। अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं हो सकता। परचेज ऑफ गुड्स तो आपने किया, लेकिन आपने वो गुड्स क्या रीसेल करने के लिए लिया है कि नहीं लिया है, ये इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये क्लैरिटी नहीं है कि आपने वो गुड्स क्यों खरीदे हैं। आप फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में डील कर रहे हैं लेकिन आपने फर्नीचर खरीद लिया, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है ना कि आप आगे उसे रीसेल करने वाले हैं कि नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आप रीसेल करने के लिए जब गुड्स को खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट कौन सा नहीं है। टैंजिबल एसेट भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा टैंजिबल एसेट हुआ। कंप्यूटर टैंजिबल एसेट है, हम लोग उसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। स्टॉक क्या होता है, हमारे गुड्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग नहीं देख सकते ना टच, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा, इनटैंजिबल एसेट हुआ। तो दैट विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person to whom money is payable by the firm for purchase of goods is called। अब जिसे हमें पैसा देना है, ठीक है, हमें जिसे पैसा देना है, टू whom money is payable by the firm for the बिजनेस ने क्या किया, फर्म ने गुड्स उधार पर लिया, हमने किसी से गुड्स क्रेडिट पे लिया, तो हमें पैसा देना है उन्हें। ठीक है, तो वो कौन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। दिस टर्म ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। Now the next question is a person from whom money is receivable। अब जिससे हमें पैसा लेना है by the firm for sale of goods is called debtor। ये भी we have already discussed। Now drawing refers to withdrawal of cash by the business entity for। drawing क्या होता है ये भी we have discussed कि भाई आपने बिजनेस से पैसा निकाला, या गुड्स, जो भी गुड्स आप डील कर रहे हो उसमें से आपने गुड्स निकाले फॉर योर ओन पर्सनल यूज़, फॉर योर पर्सनल यूज़। ठीक है, आपने उसे बेचा नहीं, आपने उसे किसी और को नहीं दिया, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब उसे निकाला, तो दैट मीन्स ड्रॉइंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ नहीं हो सकता। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं हो सकता। पेमेंट टू मीट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, आपके घरेलू एक्सपेंसेस, आपके घर के खर्चे के लिए आपने बिजनेस से पैसा निकाला, तो वो क्या होगा, ड्राइंग होगा। पर पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब इनमें से कौन से ऐसे एसेट्स है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसकी नहीं है। गुडविल, क्या हम इसे फिजिकली देख सकते हैं, नहीं। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होती है मार्केट, बिजनेस की मार्केट में। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, बट इट इज़ एन असेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते, बट एक तरीके से ये असेट है। पेटेंट इज ऑल्सो एन असेट। कंप्यूटर क्या होता है, हम इसे फिजिकली देख सकते हैं, मतलब इसे देख भी सकते हैं, इसे टच भी कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा, इंटैंजिबल एसेट नहीं है, इट्स एन टैंजिबल एसेट, इट्स अ टैंजिबल एसेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब आप फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं, आप मशीनरी लेकर आए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पैसा खर्च रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये है कि नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं है। वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, कैरेज पेड एंड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिपेयर ऑफ बिल्डिंग तो हमारी एक तरीके से कैपिटल एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो इस पे ये क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा खर्चा जो किसी फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है,
ड्यू को नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में हम लोग उसे मेंटेन करने के लिए उसे रिपेयर कर रहे हैं, बट लेकिन उसमें कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा जिससे कि हमारी इनकम इंक्रीज हो, जिससे हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, इट विल बी आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिस कैपिटल पे, फिक्स्ड एसेट पे, जिससे कि हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। तो कैरेज पेड एंड वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट क्यों हुआ? प्लांट क्यों? पहले तो आपने उसे इंस्टॉल किया, उसे लाया, उसे इंस्टॉल करने के लिए पैसे दिया, अब उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। सो इट विल बी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी? ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है, कि जो हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। चलिए आप सोचिए कि भाई इनमें से कौन सा है। आई होप आपको इतना आंसर तो आया ही होगा कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर देनी होती है। बिल्स पेएबल क्या होते हैं? कि जो बिल्स हमें क्रेडिटर्स को पे करने हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि जो मनी हमें क्रेडिटर्स को पे करना है विद इन, हम गुड्स लेकर आए उसका पैसा देना है, तो वो बिल्स पेएबल होता है। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? कि हम लोगों को डेटर्स से जो पैसा लेना है, मतलब कि वो हमारे यहाँ से सामान लेकर चले गए, दे हैव परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट बेसिस एंड वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम देम, सो इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल क्या हुआ? द मनी दैट वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स। ओके, फिर क्रेडिटर्स, ये भी आप, इट्स ऑलरेडी क्लियर। बैंक लोन इज नॉट आर करंट लाइबिलिटी बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी कि ये पैसा आपको कितने टाइम में देना है, इन हाउ मच टाइम, लाइक 12 मंथ्स में देना है या 12 मंथ से ऊपर देना है। यूजुअली बैंक लोन 12 मंथ से ऊपर भी हो सकते हैं, 12 मंथ से नीचे अगर होंगे तो उसमें आपका कैश क्रेडिट आ जाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, एमसीक्यूज़ अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस और लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।